वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी नहीं भूगोल का चैप्टर 10 जिसका नाम है परिवहन तथा संचार का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को कवर कर लिया है। जो नहीं कवर किए हैं वह चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के कवर कर सकते हैं। देखिए यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्थल परिवहन क्या होता है, सड़क परिवहन क्या होता है, NH1 और NH2 क्या होता है। यानी इसके दो भाग है, GT के दो भाग है, NH1 और NH2। अमृतसर से दिल्ली NH1 और अमृतसर से कोलकाता NH2। ठीक है, निर्माण तथा रखरखाव और मरम्मत की उद्देश्य से सड़क को 4 वर्गों में बांटा गया है, NH, SH जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, NHAI के बारे में पढ़ा था। ये संस्था जो है NHAI, इनके महत्वपूर्ण जो दो योजना है, यानी जो महत्वपूर्ण दो जो प्रोजेक्ट हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, ये जो योजना है इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना था काफी डिटेल्स के साथ। उसके बाद रेल परिवहन के पटरियों के आधार पर जो बांटा गया है, यानी रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को 3 वर्गों में बांटा गया है। बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, और मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, उसके बाद भारतीय रेलवे को 16 मंडलों में बांटा गया। कौन कौन से मंडल हैं उसके नाम पढ़े थे और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, उनके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स के साथ फर्स्ट वीडियो में जाना था। ठीक है, तो आपका जो सेकंड वीडियो है, यानी सेकंड वीडियो, इस वीडियो का टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है कोंकण रेलवे से। ठीक है, तो चलिए कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ते हैं। तो 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मतलब कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया था? 1998 में। आपका MCQ यहां से पूछे जा सकते हैं, अंडरलाइन। ठीक, यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है। ये लंबाई टोटल कितनी है? 760। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है। यह रेल मार्ग 146 नदी को, कितना? 146 नदी और धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करती है। तो बहुत बड़ा रेलवे मार्ग है कोंकण रेलवे। ठीक है, ये कितना नदी को पार करती है? 146। और टोटल टोटल पुलों की संख्या जो है, यानी पार जो करती है, 2000 पुलों को पार करती है और 91 सुरंगों को पार करती है। टोटल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र में रोहा से कर्नाटक के मंगलोर तक। कब बनाया गया था? 1998 में। देखिए ये मेन पॉइंट है कोंकण रेलवे के बारे में, जो आपको एक ही वीडियो में यहां पूरा तरह से बता दिया जाता है, यानी एक ही पैराग्राफ में। ठीक है, इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। इस उद्गम में गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य भागीदार है। ठीक है, यानी एशिया की सबसे बड़ी जो लंबी सुरंग है वह इसी मार्ग पर, यानी कोंकण रेलवे जो मार्ग है इसी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे जल परिवहन के बारे में। तो जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं, यानी व्यवस्था के अनुसार जल परिवहन को 2 प्रकार में बांटा गया। पहला जो प्रकार है अंतःस्थलीय जलमार्ग, दूसरा प्रकार है, अगला प्रकार पढ़ेंगे अंतःस्थलीय जलमार्ग। दूसरा जो प्रकार है वो हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे? पवन हंस लिमिटेड। दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे बाह्य स्थलीय मार्ग। नहीं, बाह्य स्थलीय मार्ग आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको यह टॉपिक में नहीं दिया गया। ठीक है, तो जल परिवहन यानी अंतःस्थलीय मार्ग, इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जल मार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन के लगभग 1% का योगदान देता है। कितना परसेंटेज? परिवहन का 1% योगदान देता है, यानी परिवहन का अंतःस्थलीय जल मार्ग। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ पूछे जा सकते हैं, यहाँ आप इसको अंडरलाइन करेंगे, यानी याद रखने का कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत नहरें, नदियां आते हैं, वर्तमान में 5685 किलोमीटर, कितना? 5685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपेट तल वाले व्यापारिक जलपोतों द्वारा नौकायान योग्य है। 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। मतलब ये क्या है? मतलब संस्था है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्याएं, जैसे कि NH1, NH4, NH14, NH17, NH44, ये कन्याकुमारी से कहां तक, यानी कन्याकुमारी से लेकर वो कश्मीर तक जाती है, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH44 के बारे में बात की जाए, यानी ये है नेशनल रेल मार्ग, यानी वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग। इसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग भी होता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की बात करें तो इसका विस्तार कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो 1620 किलोमीटर, कितना? 1620 किलोमीटर लंबी है, तथा यह यंत्रीकृत
नौकाओं द्वारा पटना तथा साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायान योग्य है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को कितना भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। पहला जो भाग है हल्दिया से फरक्का के बीच 560 किलोमीटर, पटना से इलाहाबाद के बीच 600 किलोमीटर, फरक्का से पटना के बीच 460 किलोमीटर। 3 पार्ट हो गए, 3 भाग में 3 भागों में इनको खंड किया गया, बांटा गया। जैसे कि जीटी रोड को यानी गरन ट्रक रोड को कितना भागों में, NH1 और NH2 में बांटा गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है, इसमें समझने की क्या चीज है, सिर्फ सब चीज आपको याद रखने की है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के बारे में। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो ये सदिया से धुबरी तक इसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर। पहला की लंबाई कितनी है, 1620। अब दूसरा जो जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसकी लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर है। तथा ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक नौकायान योग्य है, जिसका भारत एवं बांग्लादेश साझेदारी के रूप में प्रयोग करते हैं। इनका यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की अगर बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश ये दोनों मतलब साझे के रूप में इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के बारे में। इसका विस्तार कोट्टापुरम कोलम तक है, लंबाई 168 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट तनर तथा उद्योग मंडल नहर आते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, ये जो है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है। इसकी लंबाई कितनी है, 1078 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 1078 किलोमीटर, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की अगर बात की जाए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तक ही पढ़ना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 महानदी के डेल्टा चैनल, मातई नदी, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है। इसकी लंबाई जो है कितना है, 588 किलोमीटर। कितनी, 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की लंबाई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 की लंबाई 1078 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 की लंबाई कितना है, 168 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई 891 किलोमीटर और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की जो लंबाई है वो कितनी है, 1620 किलोमीटर। इनका 3 पार्ट है। 1560 से जो किलोमीटर है हल्दिया से फरक्का के बीच है, और ये पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर और फरक्का से पटना 460 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना सभी पॉइंट को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब एक्सप्लेनेशन करने का आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज अगर याद रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन चुटकी में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। देख रहे हैं हेलो, यह क्या है, वायु है, मतलब वायुयान है, वायु परिवहन देख सकते हैं। तो जो है 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वायु डाक प्रचलन किया गया था। ठीक है, कब शुरू हुई, 1911 में। कब, 1911 में। कहां से कहां तक मतलब प्रचलन हुआ था वायु डाक परिवहन का, इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, अब अगला पॉइंट है भारतीय वायु प्राधिकरण, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित, सूक्ष्म वायु यातायात एवं वैमानिक की सुविधा उपलब्ध कराता। कौन, भारतीय वायु प्राधिकरण। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पवन हंस लिमिटेड के बारे में। पवन हंस लिमिटेड मुख्यतः पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। मुख्यतः यानी मेन जो काम है पवन हंस लिमिटेड का, वो क्या करता है, पेट्रोलियम सेक्टर यानी पेट्रोलियम क्षेत्र में वो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा को प्रदान करते हैं, हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड एक सेवा है, यानी पवन हंस लिमिटेड सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्व की अगर भाग देखा जाए, उत्तर पूर्व यानी असम की ओर उत्तर पूर्व सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जाता है पवन हंस लिमिटेड। ठीक है, अब आपको यहां पढ़ना है इंडियन एयरलाइंस के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ। क्या पढ़ना है, इंडियन एयरलाइंस के साथ इंडियन एयरलाइंस के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ना है। यह हेलीकॉप्टर का फोटो है, यह आपका एयर जो है आपका एरोप्लेन है उसका मतलब फोटो है। ठीक है, अब देखिए इनका डिटेल्स बायोग्राफी हम देखते हैं। 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा का प्रारंभ हुआ, इलाहाबाद के नैनी के बीच मतलब डाक का प्रचलन हुआ था। ठीक है, अब इसका हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 प्रमुख कंपनियों, कौन कौन सी कंपनी है, नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, हंस
होगा, नहीं सन्स ही होगा, टाटा सन्स लिमिटेड एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। यानी 1947 की बात की जाए, लगभग आज़ादी के समय 1947 में ही आज़ादी मिली थी ना, तो आज़ादी के समय जो मतलब भारत में जो मतलब सेवाएं प्रदान की जाती थी, हवाई सेवाएं, वो केवल 4 ही कंपनी प्रोवाइड करती थी, 4 कंपनी ही प्रदान करती थी। पहला कंपनी नेशनल एयरवेज, दूसरा कंपनी टाटा सन्स लिमिटेड, तीसरा कंपनी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और चौथा कंपनी डेक्कन एयरवेज। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, प्रोवाइड कराई जाती थी 1947 में। लेकिन आगे चल के 1951 में क्या हुआ, 4 और कंपनी ऐड हो गया, 4 और कंपनी ऐड आ गया, यानी मतलब टोटल कितना हो गया, अब 8 हो गया। तो 1951 में 4 अन्य कंपनियां हिमालयन एविएशन लिमिटेड पहला कंपनी, दूसरा कंपनी भारत एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में सम्मिलित हुए। अब टोटल 4 इधर से, और 1947 वाला 4 कंपनी, अब 1951 वाला 4 कंपनी, टोटल 8 कंपनी हो गया। एयरलाइंस यानी एयर सुविधा प्रदान करने के लिए, यानी एयर सर्विस प्रदान करने के लिए, यानी वायु परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 1953 में क्या हुआ। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस से गठन किया गया। अब देखिए इनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1953 में क्या हुआ, 1953 में ऑटो कंपनी तो 1951 तक अपना सर्विस देता था, प्रोवाइड करता था, लेकिन 1953 में क्या हो गया, सभी जो वायु परिवहन है, यानी वायु परिवहन का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। लेकिन अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में क्या हो गया है, विलय हो गया है। इंडियन एयरलाइंस का क्या हो गया है, इंडियन एयर में विलय हो गया। ठीक है, ये पॉइंट सारा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरलाइंस के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट है तेल एवं, या क्या होगा, तेल एवं गैस पाइपलाइन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल, क्या है ऑयल, देखिए ऑयल का मतलब तेल भी होता है, या ऑयल का मतलब ये भी हो जाएगा ऑयल इंडिया ऑफ लिमिटेड। ठीक है, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज, उत्पादन और परिवहन का काम करती है। देखिए तेल एवं गैस पाइपलाइन जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सिर्फ उसका काम ये नहीं है कि पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन करो, यानी गैस का प्यूरिफिकेशन करो, कहाँ गैस उठाना है नहीं करना है, इनका काम ये भी है गैस खोजना, कहाँ मतलब पेट्रोलियम खोजना, उत्पादन करना और परिवहन करना, बहुत सारे काम आते हैं, यानी बहुत सारे काम करते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, 1959 में क्या करा है, इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में नियमित किया गया था, किसको, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा है, ये सारा चीज समझने का चीज कुछ नहीं है, सारा चीज आपको याद रखना है, A to Z आपको क्या करना है, याद रखना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है एशिया के प्रथम 1157 किलोमीटर लंबी देशपारीय पाइपलाइन का निर्माण OL ने किया था, जो असम के नहरकटिया के तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाना तक है। ठीक है, ये जो है एशिया के प्रथम, यानी एशिया के महादेश की अगर बात की जाए तो एशिया का सबसे पहला 1157 किलोमीटर लंबी देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण जो है OL ने किया था। कौन किया था, OL का फुल फॉर्म क्या है, OL का मतलब तेल नहीं हो जाएगा, या OL का फुल फॉर्म यह हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, और ये जो है असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से लेकर बरौनी तक, यानी असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से वहाँ मतलब कच्चा तेल निकलता पाइपलाइन के द्वारा कहाँ तक, बिहार के बरौनी में आता, यहाँ उनका प्यूरिफिकेशन होता, उनका शोधन होता, वो फिर मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो यही पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की गई थी आंसू के द्वारा, आप पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, राजनीति में पढ़ेंगे, आंसू के द्वारा यही पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की गई थी। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी छात्रों का जो संगठन था वो मतलब विरोध कर रहा था, मतलब जो बाहरी लोग थे, बांग्लादेशी लोग थे, बांग्लादेश का जब क्या हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब बंगाल का युद्ध चल रहा था, उस टाइम वो आ गए थे। 1951 के बाद मतलब बहुत सारे लोग वहां आकर के जमा हो गए थे, मतलब आकर के घर बसा लिए थे असम में, तो उन्हीं का विरोध में आंसू जो संगठन है उन्होंने ये पाइपलाइन को तोड़ने की कोशिश की थी। ठीक है, जो असम के डिगबोई से नहरकटिया से बिहार के बरौनी तक आती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है OL द्वारा नुमालीगढ़, क्या करा, OL द्वारा नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक 660 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बस प्रक्रिया चल रही है, अभी बना नहीं है पूरा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे जन संचार तंत्र के बारे में। जन संचार तंत्र आप देख सकते हैं, जन संचार तंत्र सुनने, यहाँ देख सकते हैं हेडफोन का फोटो लगा हुआ, देखिए जन संचार तंत्र, रेडियो के बारे में, यह रेडियो का फोटो ही दिया गया आपको, रेडियो
भारत में रेडियो का प्रसारण सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई द्वारा शुरू किया गया था। रेडियो का प्रसारण कब किया गया था, कब शुरू किया गया था, मतलब 1923 में ही, यानी रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा ये शुरू किया गया था रेडियो का प्रसारण। 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में लिया गया। यानी 1930 में क्या हुआ, ये जो रेडियो है इसको मतलब अपने अंदर में ले लिया, कौन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इनको ले लिया गया। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, इनका नाम देखिए बदलते जा रहा है। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में क्या हो गया, आकाशवाणी के रूप में, यानी आकाशवाणी इसका नाम रख दिया गया। अगला पॉइंट है टेलीविजन के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, टीवी बोलते हैं। टीवी नहीं होगा, टीवी, इसको क्या बोलते हैं, टीवी यानी टेलीविजन, और एक होता है टीबी, इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, इसको कहते हैं टेलीविजन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारे लोग दोनों को एक ही समझते हैं, क्या समझते हैं, दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। वो अगर टीवी, उनको अगर टीवी मतलब रोग होगा, टीबी अगर उनको रोग होगा वो भी टीबी बोलेंगे, अगर टेलीविजन देखने का मन करेगा वो भी टीवी ही बोलेंगे वो, ठीक है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस करना है। अब देखिए टेलीविजन जो है, यानी शुरुआती दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहां से 1959 में शुरू किया गया था। 1976 में टीवी को एयर यानी ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर इसे दूरदर्शन नाम दे दिया गया। कब, यानी टीवी को कब मतलब एयर इंडिया से मतलब अलग किया गया था, 1976 में। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब अगला पॉइंट है उपग्रह के बारे में, यानी सैटेलाइट के बारे में। तो उपग्रह द्वारा खींचा गया चित्रों का उपयोग जलवायु का पूर्वानुमान, यानी जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में पूर्वानुमान करना, यानी पहले से ही अंदाजा लगाना कि बारिश होगा, कि क्या होगा, तूफान होगा, सुनामी आएगा, जो आएगा, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं कि मतलब उसका अंदाजा लगाया जाता है, गेस किया जाता है, ठीक है, किसके माध्यम से, यानी ये जो सैटेलाइट है, ये जो मतलब सैटेलाइट है, उपग्रह है, इसी का द्वारा जो चित्र खींचे जाते हैं ऊपर से, उसी चित्र के माध्यम से ये गेस किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्र की चौकसी आदि के लिए सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय उपग्रह प्रणाली को उद्देश्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है इनसैट, क्या है, इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट, ठीक है। ऐसे इंडियन एंड नेशनल और एसएटी सेट का मतलब हो जाए सैटेलाइट, ठीक है। यानी भारतीय उपग्रह प्रणाली को उद्देश्य के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इनसैट, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी, 1983 में। यह एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इनसैट एक उद्देशीय प्रणाली नहीं है, बहुउद्देशीय, यानी इससे बहुत सारे मकसद होते हैं, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, एक ही काम नहीं होते इनके, बहुत सारे काम होते हैं, यानी इनका जो उद्देश्य है बहुत होते हैं, यानी एक से ज्यादा उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उपग्रह प्रणाली है कौन, इनसैट, जो मौसम विज्ञान, दूरसंचार संबंधी अवलोकनों तथा अलग अलग आंकड़ों एवं कार्यक्रमों के लिए उपयोगी है, कौन, इनसैट। अब देखिए अगला पॉइंट है, दूसरा जो प्रकार है आईआरएस, क्या कहते हैं इनका, आईआरएस फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। यह उपग्रह प्रणाली मार्च 1988 में रूस के वैकानूर से आईआरएस 1A के परीक्षण के साथ ही शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, भारत ने अपने स्वयं का परीक्षण वाहन PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, विकसित किया है। यह उपग्रह अनेक स्पेक्ट्रल को एकत्रित करते हैं। PSLV किनके द्वारा विकसित किया गया, भारत के द्वारा, यानी खुद मतलब स्वयं विकसित की है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है NRSC, क्या है, NRSC के बारे में, यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के बारे में। तो ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है, जो आंकड़ों का अधिग्रहण यानी क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं, यानी उनको कलेक्शन करते हैं तथा प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग करते हैं, उनकी सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हैदराबाद में कौन है, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ है, हैदराबाद में है, जो आंकड़ों को क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। ये कौन, NRSC, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए उपयोगी है NRSC, ठीक है। तो दो कैटेगरी में बांटा गया था, कौन कौन सा कैटेगरी, इनसैट और IRS यानी भारतीय उपग्रह प्रणाली को। तो ये दोनों चीज याद रखना है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए आपका थ्योरी इंड हो गया, मतलब ये जो चैप्टर 10 है ज्योग्राफी का भाग 2 का, वो थ्योरी इंड हो गया। प्लीज क्या लिखा हुआ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको प्रोवाइड की जाती है वो मटेरियल जो बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होता है और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा मार्क्स लाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक झलक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। NRSC, IRS, इनसेट यानी
भारतीय उपग्रह प्रणाली के 2 उपवर्ग पढ़े, उपग्रह के बारे में पढ़े, टेलीविजन के बारे में पढ़े, टीवी को कब अलग किया गया था ऑल इंडिया रेडियो से यानी एयर से 1976 में किया गया था। ऑल रेडियो शुरू कब किया गया था 1923 में रेडियो क्लब ऑफ मुंबई के द्वारा शुरू किया गया था इनका प्रसारण। तेल एवं गैस पाइपलाइन कहां से कहां तक कितना है ये चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरलाइंस के बारे में पूरा शॉर्ट में उनका हिस्ट्री को पढ़ा। उसके बाद वायु परिवहन कब है क्या है, पवन हंस लिमिटेड क्या है, महासागरीय मार्ग क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। 1 को 3 भाग में बांटा गया है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या को 3 भाग में बांटा गया, टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है, अंतरस्थलीय जलमार्ग है। कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सेकंड वीडियो का टॉपिक आपका यहां से स्टार्ट होता है, सारा चीज आपको याद रखने की कोशिश करना है। तो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। तो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और 2 चैप्टर इनका लास्ट बचा है यानी पार्ट 1 हम लोगों ने भूगोल का पढ़ लिया है, ज्योग्राफी का पढ़ लिया है, पार्ट 2 भी पढ़ लिया, चैप्टर 10 तक हम लोगों ने कवर कर लिया और 2 चैप्टर बचा है, तो वो भी कमिंग सून है, मतलब बहुत ही जल्द आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।